नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक समाचार जो है कोई जार सरोस है, कहते हैं कि भाई ये समाज सेवी भी हैं, उद्योगपति भी हैं, 90 के ऊपर उनकी उम्र है, अमेरिका के निवासी हैं और हंगरी देश के मूल नागरिक हैं जो कि अमेरिका में बस गए हैं, तो अब अमेरिका के ही नागरिक हो गए। और ये कहा जाता है कि अपनी कमाई का काफ़ी हिस्सा जो है विभिन्न संगठनों में ये योगदान करते रहते हैं। ये तो इनका एक मुखौटा है। इनकी वास्तविकता है कि ये दूसरों की सरकारों में दखल बहुत देते हैं। इनका एक इतिहास रहा है। भारत में भी भारत विरोधी दखल और इन्होंने दिया हुआ है। लेकिन बीजेपी की बदमाशी ये है कि ये भारत विरोधी सरोस की बातों को ये सब उसको हल्का कर देते हैं, उसको महत्वहीन करने की कोशिश करते हैं बीजेपी वाले, ये बोल करके ये मोदी विरोधी हैं। थोड़ी इस मानसिकता से बीजेपी वाले बाहर आए कि मोदी जी से बहुत बहुत बड़ा ये देश है। मोदी जी जो है देश नहीं है। तो जो देश विरोधी हो उसको जो है मोदी विरोधी कहना, वो तो ऐसा बोलेगा। जार्ज सोरोस तो अपने बचाव के लिए कभी मोदी विरोधी, फलाने विरोधी बोलेगा, लेकिन उसका मतलब है अपने इस देश को अस्थिर करना। तो कम से कम थोड़े विवेक का परिचय ये बीजेपी वालों को देना चाहिए कि वो मोदी विरोध के नाम पर जो है इस देश में अस्थिरता फैलाने की साजिश कर रहा है वो जार्ज सोरोस, और इसको इसी रूप में पहचाना जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी वालों की बदमाशी जा नहीं रही है। बीजेपी वाले जो है हर देश विरोधी को बोलते हैं या तो मोदी विरोधी या हिंदू विरोधी। ये इनकी शरारत जो है बहुत नुकसान कर रही है अपने देश को। तो जार्ज सोरोस का जो इतिहास रहा है, तो शायद 2004 या 2010 के आसपास जो है, उसके पहले जो भी यूक्रेन का राष्ट्रपति हुआ करता था वह जो है रूस समर्थक हुआ करता था। इसने जो है वहाँ पर जहर फैला करके रूस विरोधी राष्ट्रपति को लाया, जेलेंस्की को लाया। और यही जो है सारे खुराफात की जड़ है। पुतिन रूस के राष्ट्रपति बराबर ये कहते इसको समझाते गए यूक्रेन को कि तुम नाटो का सदस्य मत बनो, क्योंकि नाटो के सदस्य बनने से
नाटो की सेनाएं जो है ठीक जो है मॉस्को के आसपास आकर के जम जाएंगी। 8-10 साल पुतिन जी से जेलेंस्की को समझाते गए, लेकिन ये माना नहीं। और आज पूरा का पूरा यूक्रेन तबाह बिल्कुल खंडहर हो गया है, तब भी उसी जिद पर और अमेरिका की सहायता पर और नाटो की सहायता पर वो अपनी अकड़ दिखा रहा है कि जब तक पूरा यूक्रेन जो है वो तबाह नहीं करवा लेगा, पूरा यूक्रेन जो है खंडहर में तब्दील नहीं करवा लेगा, तब तक वो मानेगा नहीं। ये उस माने यानी रूस और यूक्रेन युद्ध की कहानी है और उसकी जड़ है। तो यूक्रेन और रूस के युद्ध की जड़ में भी जात सोरोस है। जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो भारत को अस्थिर करने में यूक्रेन जैसी खुराफात को वो देख रहे हैं। इसलिए जात सोरोस से हमारे देश के लोग, हमारे देश के राजनीतिज्ञ और चिंता करने वाले उससे सावधान रहें। और जात सोरोस जो है वो एक भारत विरोधी है, उसकी मानसिकता वाला। बीजेपी वाले ये गलती न करें कि उसको बोले कि वो मोदी विरोधी है, और कोई तो नशेबाज बोल देंगे कि ये हिंदू विरोधी है। तो आज रूस यूक्रेन युद्ध जो काफी लोग आशंका कर रहे हैं कि यदि अमेरिका इसी तरह से सहायता देता रहा तो तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध के रूप में तब्दील हो सकता है। यदि पुतिन जी यदि देखेंगे कि अमेरिका और नाटो की सहायता से यह युद्ध लंबा खींच रहा है और वो यूक्रेन को जीत नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित वो परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करेंगे। और उन्होंने यानी जो जंगी जहाज है, पानी वाले जो जहाज है, फ्लीट है, उन्होंने वो परमाणु वाली उन्होंने विभिन्न महासागरों में, विभिन्न सागरों में उन्होंने तैनात कर दिया है। ये खबरें तो पक्की हैं। तो आज जो है यूक्रेन रूस का जो युद्ध है, जो कि विश्व युद्ध और वो भी परमाणु युद्ध, माने इतना विनाशक युद्ध के रूप में की ओर अग्रसर हो रहा है, ये खतरा विश्व पर मंडरा रहा है, उसकी जड़ में भी ये जात सोरोस है। तो जात सोरोस की मंशा कितनी खतरनाक है भारत के लिए, ये हमारे देश के लोग इस रूप में देखें और बीजेपी के भ्रामक बातों में ना आए कि वो मोदी विरोधी सिर्फ है। और बीजेपी ने तो हमारे देश के लोगों का दृष्टिकोण तबाह किया हुआ है कि हर भारत विरोधी, देश विरोधी, देश के गद्दारों को ये सब बोलते रहते हैं कि ये सिर्फ मोदी विरोधी हैं और अधिक से अधिक हिंदू विरोधी हैं। ये बीजेपी वालों को भी जानना चाहिए और हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी जानना चाहिए कि देश जो है मोदी से बहुत बड़ा है। देश जो है वो हिंदू सनातन से भी बहुत बड़ा है। देश जो है इस्लाम से भी बहुत बड़ा है। तो देश विरोधियों को मोदी विरोधी या हिंदू विरोधी बोल करके उनके अपराध की गंभीरता, उनके अपराध की जो है आयाम को कम करने की बीजेपी वाले ऐसी साजिश न करें। और इसी प्रकार बीजेपी वाले की जो मानसिकता फैला रहे हैं, हमारे देश में कई ऐसे तत्व हैं जो भारत के साथ गद्दारी करने में बहुत आगे रहते हैं। और उनमें एक बौद्धिक वर्ग का भी गिरोह है, एक पत्रकारों का भी गिरोह है, एक मीडिया का भी गिरोह है और एक इतिहासकारों का भी गिरोह है। ये सब भारत विरोधी हैं। भारत को हमेशा कमजोर करना, उसमें अस्थिरता फैलाना, उसके आर्थिक प्रगति को रोकना और समाज में हमेशा भेद विभेद करके सामाजिक ताने बाने को कमजोर करना। तो ये जो मैंने बताया है कि ये 4 किस्म के तबके हैं
भारत विरोधी बौद्धिक वर्ग, भारत विरोधी वो इतिहासकारों का तबका, भारत विरोधी जो है मीडिया का तबका, और भारत विरोधी जो है पत्रकारों का गिरोह। तो मीडिया और पत्रकारों और इतिहासकारों और बौद्धिक वर्ग को कभी कभी लोग जो है वो लुटियन गिरोह भी कहा करते हैं। मोदी जी इनको खान मार्केट गिरोह भी कहा करते हैं, लेकिन हैं ये पक्के भारत विरोधी। और ये भारत विरोधी जो तबका है, जो कि अभी बताया गया है, चार किस्म का है। ये हमेशा इस देश की जो सबसे बड़ी वो अभिशाप संगठन है, राजनीतिक संगठन, मतलब जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, या जिसको आप लोग कांग्रेस भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, और जिसने भी छल कपट से अपना चुनाव आयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मान्यता ले रखी है, लेकिन है ये जीएनपीसी और कम्युनिस्ट। ये इनके साथ ही जो है ये पूरा जो गिरोह जो है, जो लुटियन गिरोह जो है, ये इनके साथ ही जो है रहता है, और इन्हीं के मंसूबों को पूरा करने के लिए दिन रात भारत विरोधी गतिविधियों में वो सक्रिय रहता है, लिप्त रहता है। लेकिन बीजेपी की गद्दारी इसमें है कि इनको भारत विरोधी के रूप में बेनकाब करने के बजाय, देश के दुश्मनों के रूप में बेनकाब करने के बजाय, और भारत के गद्दारों के रूप में बेनकाब करने के बजाय, ये उनकी गद्दारी को कम करने के लिए बोला करते हैं कि मोदी विरोधी हैं और हिंदू विरोधी हैं। तो बीजेपी की ये माने भारत के खिलाफ गद्दारी कम नहीं है। जिस प्रकार अंग्रेज आते गए 1600 ईस्वी के आसपास, और इसके पहले जो है वो पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फ्रेंच भी आए थे, और अंग्रेज आना शुरू हुए 1600 ईस्वी के शुरुआत में। और वो आए थे व्यापार करने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे देश में अलग अलग रियासतों के रूप में, अलग अलग जो शासित राजखंडों के रूप में आपस में वो प्रतिद्वंदिता, जलन, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा वो चरम सीमा पर है। तो उनकी लालसा बढ़ी कि अरे भाई इनको आपस में लड़ा भिड़ा करके, इनको कमजोर करके भारत पर शासन किया जा सकता है, भारत का शासन अपने काबू में लिया जा सकता है। और जब शासन अपने काबू में रहेगा तो व्यापार करना जो है और आसान हो जाएगा। यही उनकी लालसा जो है भारत पर कब्जा करने की यहीं से शुरू हुई। और अंग्रेज आए और यहीं के लोगों ने एक दूसरे को परास्त करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। सबसे पहले साथ दिया जो है प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में जहां एक और गद्दारी किया मीर जाफर ने अपने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ, कि उसने नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना को कलायू की महज 300 सैनिकों के आगे आत्मसमर्पण करवाया। वहीं पर जब ये गद्दार मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना को कलायू की महज 300 सैनिकों के आगे आत्मसमर्पण जब करवाया, तो इसका तमाशा देखने वाले हमारे इसी देश के लोग 1 लाख के आसपास थे। लोग तमाशा देख रहे थे और वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब ये बंगाल की रियासत, जिसका नवाब सिराजुद्दौला है, कब ये ढह रही है, कब ये क्रम्बुल कर रही है, कब ये इस रियासत जा रही है। और वो 1 लाख देखने वाले
जो 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 हमारे भारत के लोग थे, उनमें मानसिकता यही थी कि चलो ये मुसलमान है ना, तो मुसलमान की रियासत यदि जा रहे तो जाए, और अंग्रेजों को अपना मित्र वो समझने लगे, वो मानसिकता। नहीं तो यदि मानसिकता न होती तो मीर जाफर की गद्दारी कि उसने अपने ही नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना को महज 3 से क्लाइव के सैनिकों के आगे आत्मसमर्पण जो करवाया, तो 1 लाख लोगों में यदि इस भारत के प्रति भक्ति होती, भारत के प्रति वफादारी होती, तो उस विदेशी अंग्रेज को अपना शत्रु समझते। ये जरूर समझते कि भाई थोड़ा बहुत जो मतभेद जो है, ये सिरा जो भी मतभेद कुछ है उससे सिराजुद्दौला से वो बाद में निपट लेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने देश का है। लेकिन ये जो क्लाइव है ये बाहर से आया हुआ है, इंग्लैंड का है, ये हमारा शत्रु है। यदि ये भावना रहती तो वो 1 लाख लोग तमाशा देखने वाले जो है वो क्लाइव का भी इंतजाम कर देते, क्लाइव के 300 सैनिकों का भी इंतजाम कर देते, और उस गद्दार मीर जाफर का भी इलाज कर देते। लेकिन लोगों की मानसिकता यही काम की, चलो भाई चलो ये सिराजुद्दौला जो है नवाब, वो मुसलमान है, यदि उसकी रियासत ढह रही है तो ठीक है। इसी तरह की मानसिकता जो है इतना खतरनाक है इस देश के लिए, जो कि आज भी काम कर रही है। और जब वो वो नवाब सिराजुद्दौला की सेना ने आत्मसमर्पण किया और नवाब सिराजुद्दौला जब हार गया, तो उसके तो क्लाइव के जीत के जश्न के जुलूस में, चूंकि प्लासी से जो मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल रियासत की राजधानी थी, वो 100 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से, तो उस जुलूस में भारत के लोग ही उस क्लाइव जो कि भारत का दुश्मन था, और दुश्मन के रूप में उस समय ही देखा जाना चाहिए था, उसके जीत के, उसके विजय के जश्न के जुलूस में यहीं के लोग शामिल हुए। तो ये पहचानने की आवश्यकता है कि इस देश के साथ गद्दारी करने वालों की मानसिकता जो है वो कब से सक्रिय है। और इसके पहले जब इब्राहिम लोदी, जब लोदी वंश का शासक था भारत में, तो इब्राहिम लोदी से शत्रुता के कारण ही राणा सागा ने बाबर को आमंत्रित किया। तो बाबर को बुलाने वाला जो है वो राणा सागा था, जो वो राणा सागा जो है माने बाबर से मिलकर के इब्राहिम लोदी को हरवाया, और बाद में खानवा के युद्ध में फिर वही बाबर जो है राणा सागा को हराया। तो ये आपस की वैमनस्य जो है और एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे पर प्रति जलन, इसका एक इतिहास है और उसको समझने की जरूरत है। और आज भी वो ईर्ष्या, वो जलन, हमारा देश के जब संविधान बन गया है पूरे देश का, तब भी ये सक्रिय है। इस तरह की प्रवृत्ति को नष्ट करना होगा। और इसीलिए जब अंग्रेज पूरी तरह वो भारत पर कब्जा अपना जमा लिए, तो यहाँ के लोगों में कोई ये भाव नहीं था कि भाई ये एक विदेशी जो है वो शासन कर रहा है। तो यहाँ के महापुरुषों को, यहाँ के क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को, अपने देश के लोगों को यह बताने में, जगाने में मैंने 50 वर्ष से अधिक का समय लग गया कि भाई आप गुलाम हैं
तो गुलामी के जंजीरों को तोड़ने के लिए इस अंग्रेजी सरकार से युद्ध करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। तो 50 वर्ष से अधिक बने, मतलब कि इतना समय लग गया। और उसमें भी कुछ उस समय भी जो है अपने भारत का काफी बड़ा तबका, माने उसमें भी जितने राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे और इनके चमचों की जो मंडली थी, कई छल्लों में, छल्ला 1, छल्ला 2, छल्ला 3, छल्ला 4, छल्ला 5, यानी कई रिंग में चमचे थे। ये सब जो है उसी दुश्मन, भारत के दुश्मन अंग्रेजों के साथ थे। और उससे भी बड़ा अभिशाप ये हुआ कि जब इन अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुए ये कांग्रेस जो है उसी तरह से इस अंग्रेजी सरकार की मुखबिर की भूमिका निभाती रही, दलाल की भूमिका निभाती रही, चमचा की भूमिका निभाती रही। इसी को उसके चाटुकार इतिहासकारों ने बताया कि ये सेफ्टी वाल्व थी, ऐसा तोहमत लगता था कांग्रेस के ऊपर। ये बात कबूल किए हैं कांग्रेस या जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने। तो यह भी देश पर कितना बड़ा अभिशाप रहा कि ये कांग्रेस जो है, जो कि आज भी लोगों के दिमाग में ठूसी हुई है कि उसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सिर्फ उसी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन वास्तविकता ये रही कि वो अंग्रेजों के लिए मुखबिर की भूमिका निभा रही थी, दलाल की भूमिका निभा रही थी और चमचे की भूमिका निभा रही थी। और इसका कबूलनामा उस जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने भी किया है, जिन्होंने अपने इतिहास में लिखा है कि कांग्रेस पर यह तोहमत लगता था, यह एलिगेशन, यह आरोप लगता था कि वह अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व है। ये वास्तविकता है। और उस कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में वो एक अंग्रेजी सरकार नहीं करवाई, अपने एक अंग्रेज एओ ह्यूम के द्वारा। और हमारे देशवासियों को भी जान लेना बहुत जरूरी है कि एओ ह्यूम कौन था। एओ ह्यूम वही था जो कि इटावा का कलेक्टर था। और जब 1857 की हमारे जो प्रथम जो कि हमारे आज़ादी की प्रथम आज़ादी के जंग की प्रथम क्रांति थी 1857, उसमें जो है हजारों क्रांतिकारियों का हत्यारा था वो एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम ने ही जो है स्थापना किया कांग्रेस की। तो हमारे भारत में हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम जरा इसको समझे कि हमारे हजारों क्रांतिकारियों का, देशभक्तों का और अमर शहीदों का जो हत्यारा है, वो हत्यारा एओ ह्यूम था, वो कांग्रेस का संस्थापक है। तो इसी प्रकार जो है कांग्रेस के डीएनए को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो देश के लोगों को यह एहसास ही नहीं था, काफी लोगों की, कि हम गुलाम हैं। यहाँ के नेताओं को, यहाँ के महापुरुषों को ये बताना पड़ा कि नहीं भाई, हम गुलाम हो गए, इन अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए। ऐसा समझाने में और जनता को समझने में 50 से अधिक वर्ष लग गए। और जब अंग्रेज चले गए तो फिर वही शक्तियां जो है लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए सक्रिय हो गई। और वही कांग्रेस जिसकी स्थापना अंग्रेजी सरकार ने अपने एक अंग्रेज एओ ह्यूम, जो
हमारे हजारों क्रांतिकारियों का, देशभक्तों का, अमर शहीदों का हत्यारा था, वो संस्थापक है इस कांग्रेस का 1885 में। और जब अंग्रेज जाने लगे तो सिर्फ सत्ता हथियाने के हवस में ये कांग्रेस के दो खतरनाक मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए देश ही बांट दिया। और उस देश विभाजन की करुण कथा ऐसी है कि इसको जो कहते हैं वो भूल नहीं पाते हैं। बीजेपी भी मौके बेमौके बोलती रहती है, लेकिन बीजेपी की गद्दारी या देश के प्रति गद्दारी है कि ये पूरी बात नहीं बोलती है, नाम तो लेती है। वो बीजेपी यहां तक कहती है कि भाई देश विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया हुआ है। तब जब बीजेपी यहां तक इस बात को कबूलती है कि देश बांटने का प्रस्ताव जब कांग्रेस ने पास किया हुआ है, तो बीजेपी वाले खुद बताएं, हिमांशु त्रिवेदी खुद बताएं, तो फिर इसका इल्जाम, इसका देश विभाजन का इल्जाम जो है जिन्ना साहब के माथे में बढ़ने की जो साजिश है, उस पर क्या कहना है बीजेपी वालों का और सुधांशु त्रिवेदी का? उसको भी तो बेनकाब करते, लेकिन नहीं। वो चूंकि जिन्ना है और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से हैं, तो उनके मत्थे ये मढ़ा जा रहा है। तो बीजेपी की जो मानसिकता है हमेशा उसके खिलाफ ही रहती है। और ये दोष सिर्फ बीजेपी मात्र का ही नहीं है, जितने भी इसमें वो जो राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जो भी हैं, वो कभी भी इस पर बोलने को तैयार नहीं रहते हैं कि देश को बंटवाया कांग्रेस ने और उसका इल्जाम जो है जिन्ना साहब के मत्थे मरने का साजिश भी किया। तो इस पर थोड़ा बहुत माने बीजेपी वाले बोलते हैं, सुधांशु त्रिवेदी बोलता है, लेकिन उसकी असलियत को बताने में, या यूं कहिए कि इन देश के गद्दारों को बचाने में बराबर वो ये सब साजिश करते रहते हैं। तो और इस कांग्रेस की गद्दारी जो है वो आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही नहीं थी, देश विभाजन में ही नहीं थी। जब इसको सत्ता मिल गई नेहरू की, और नेहरू प्रधानमंत्री जब 2 सितंबर 1946 को ही बन गया था, तब से भारत के खिलाफ इसकी गद्दारियों की लंबी लंबी फहरिस्तें हैं, इसकी काफ़ी करतूतें हैं। और इस बात को वो जानता था मोहनदास करमचंद गांधी, और इस बात को मोहनदास करमचंद गांधी भी जानता था कि पाकिस्तान यदि बनेगा तो फिर एक पांथिक उन्माद माने वहाँ भी काफ़ी हावी होगा, जो पाकिस्तान बना है, भारत का टुकड़ा, और यहाँ भी। और हमारे देश के भारतीय भाई बहन देखते होंगे कि इस देश की यानी राजनीति का 3/4 सिर्फ पाकिस्तान पर ही चलता है, पाकिस्तान केंद्रित है। और फिर उसने यानी भारत विरोधी विदेशी ताकतों के शाह पर उन पर आतंकवाद खड़ा किया, एक जो है प्रॉक्सी वार के रूप में। वो एक अलग समस्या। भारत की आर्थिक व्यवस्था को तबाह करने के लिए उसने जो है नकली नोटों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया भारत में। और उन नकली नोटों का जाल बिछाने में हमारे ही देश के और हमारे ही भारत सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जो है उनकी सांठगांठ थी, उनका कल्यूजन था। तो इन कांग्रेसियों की गद्दारी का कोई अंत नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ जागरूकता भी बहुत कम है। और सिर्फ कांग्रेस कम्युनिस्ट ही इस देश का अभिशाप नहीं है। इसके बाद जब ये बीजेपी वाले आए तो इन्होंने जो है वो देश के प्रति भक्ति क्या होती है
इसको नहीं पढ़ाया। एक पांथिक उन्माद, हिंदुत्व सनातन, इसी का वातावरण जो है वो फैलाया। बोला कि यही देशभक्ति है। इतना जो है प्रदूषित वातावरण जो है इस बीजेपी वालों ने फैलाया। इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल आज 4 साल से जो सीमित साधन है सोशल मीडिया का, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से जो कर रहा है, अभी उसका उतना प्रचार नहीं हो पा रहा है। हालांकि काफ़ी भारतीय अवाम ताकत दल निवेदन भी कर रहा है। और ये हमेशा जो है पांथिक उन्माद, और उसी के जवाब में जो और भी जो कट्टरवादी तत्व हैं, खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके कट्टरवादी तत्व जो है वो भी इन्हीं के जवाब में वो भी इस्लाम कुरान की रट वो लगाते हैं। इस प्रकार हमारे देश में देश के प्रति संवेदनशील होने के बजाय, अपनी आवाम के प्रति संवेदनशील होने के बजाय, हमारे भारत के संविधान के प्रति संवेदनशील होने के बजाय जो हमेशा पांथिक उन्माद की बात चलती रहती है। जहाँ तक पंथों का सवाल है, वो हिंदू सनातन पंथ सबसे पुराना है, और लेकिन सबसे पुराना है, उसके आदर्श भी बहुत माने वो उच्च कोटि के हैं, उसका दर्शन भी बहुत उच्च कोटि का है। इस सब के बावजूद वो हिंदू सनातन को ये साम्प्रदायिक शक्तियों ने, संभ्रांतवादी शक्तियों ने और इस तरह से जकड़ के रखा कि उसका सारा आदर्श, सारा जो है उसका वो दर्शन सब जो है धरा का धरा रह गया। जहाँ एक और वो मुख से उच्चारण करते गए कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार है, वहीं पर पड़ोसी के साथ क्या क्या व्यवहार करना है, और अपने ही तबके के और अपने ही इसी हिंदू सनातन समाज के एक तबके को शूद्र बोल करके और सिस्टमेटिक रूप से उसका शोषण, उसके साथ साथ अन्याय किया गया। मानवता के हर मूल्य को कुचलते हुए, और ऐसा ही कुछ जो है दूसरे पंथों में भी हुआ है। मुझे सिर्फ हिंदू सनातन में नहीं, वो इस्लाम पंथ में भी हुआ है, ईसाई पंथ में और ईसाई पंथ में भी हुआ है, और दूसरे पंथों में भी हुआ है। हिंदू सनातन में ही वो ठेकेदारों ने इतना जो है कहर बरपाया है, ऐसा सिर्फ हिंदू सनातन में ही नहीं है, दूसरे पंथों में भी है। तो इन बातों से उब करके कुछ हमारे ऐसे संत हुए जो कि व्यवहारिक रूप में, और व्यवहारिक रूप में कि अलग अलग पंथ जो है वो यानी मानवीय मूल्यों की कैसे रक्षा हो, उसमें वह पंथों को ढाला, चाहे हिंदू सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी हो, कि वो मानवता केंद्रित कैसे बने और मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की भलाई के लिए कैसे करें, इस प्रकार का वो प्रयास किया। जो हमारे ये 4-5 साल पहले जो संत हुए, और उनमें प्रमुख नाम रहा जो कबीरदास का, उसमें प्रमुख नाम रहा नानक जी का, उसमें प्रमुख नाम रहा रामकृष्ण परमहंस जी का, उसमें प्रमुख नाम रहा संत रविदास का, उसमें प्रमुख नाम रहा हमारे सूफी संतों का। इन लोगों ने सारे पंथों को व्यवहारिक बनाया, और व्यवहारिक कैसे बनाया, सबको जो है मानवता उन्मुख या मानवता केंद्रित, कि भाई कोई भी पंथ जो है मानवता की ही कसौटी पर कसा जाएगा, और उस पर जो खरा उतरेगा वही जो है मानवता के लिए जो है वो पंथ जो है वो उपयोगी हो पाएगा या रह पाएगा। तो इन्हीं से सीख लेते हुए हमारे कुछ और भी महात्मा सामने आए,
स्वामी विवेकानंद आगे आए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और इन्हीं प्रभु की सेवा करना और उनके सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है, और इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनका धर्म हिंदुत्व है या हिंदू है। उनका धर्म वही है कि जिन्हें अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं उन्हीं की सेवा करना और उनके सुख सुविधा का चिंतन करना। ये सभी भारतीय भाई बहनों को जाने वो जरूरी है। और उसके बाद एक बहुत बड़े महापुरुष आए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने भी इसी तर्ज पर पंथ को परिभाषित करने की कोशिश किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे देश के बहुत ही अमूल्य रत्न हैं, उन्होंने पंथों के विषय में ये कहा कि मैं विश्व के सभी पंथों की इज्जत करता हूं, लेकिन हमको वो पंथ मंजूर नहीं है जो कि पंथ को लक्ष्य के रूप में साधते हुए मानवता को साधन के रूप में इस्तेमाल करते हों। हमको तो और आगे बाबा साहब कहते हैं, हमको तो वही पंथ मंजूर हैं जो कि मानवता को लक्ष्य के रूप में साधते हुए पंथ को साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो पंथ की हद और पंथ की जो है उपयुक्ता बड़े अच्छे तरीके से हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उसको परिभाषित कर दी। फिर तो हमारे जो क्रांतिकारी आए, जिन्होंने देश को सर्वोच्च माना और अपने सभी भारतीय भाई बहनों को अपना ही भारतीय भाई समझा, इस मिट्टी को अपना वतन समझा, और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते संघर्ष करते हुए अपने प्राण दिए। उन्होंने भी काफ़ी इस मुल्क को, इस देश को, अपने देशवासियों को काफ़ी सीख दी। और फिर इसके बाद भारतीय जनता दल ने लोगों में देशभक्ति की बात जगाने के लिए जापान का भी उदाहरण दिया कि जो जापान 1945 में जो अमेरिका ने उस पर परमाणु बम गिराए थे, जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर, उससे वो तबाह हो गया था। उस तबाही की राख से उठ खड़ा हुआ यह जापान, और आज इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और तकनीकी और विश्व व्यापार, आर्थिक, इन सब क्षेत्रों में वो विश्व का एक महत्वपूर्ण नेता बन गया जापान। भारत में भी जापान की सहायता से कई परियोजनाएं चल रही हैं। जो ये मेट्रो है, जो ये बुलेट ट्रेन की परियोजना है, मोदी जी की सरकार के अधीन मुंबई से अहमदाबाद, वो भी जापान ने इसमें आर्थिक मदद भी दी है और तकनीकी मदद भी दे रहा है। काफ़ी लोग, यहाँ के लोग कहते हैं कि देखिए भाई, ये सड़क बनाने में जापान की तकनीकी है और ये जापान की गाड़ी है। तो काफ़ी लोग उसके कॉम्पिटेंस की का लोहा मानते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो उस राख से खड़ा होकर के आज जो है वो यहाँ तक पहुँचा है, तो निश्चित है कोई न कोई मूलभूत बात होगी ना। वो मूलभूत बात को जानने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल ने उदाहरण ये दिया कि एक औसत जापानी से जब ये एक सवाल किया गया कि आपके सामने एक विकट प्रश्न है कि आपके सामने आपके पिताजी हैं और आपका पंथ बौद्ध है, और प्रश्न की विकटता इस बात में है कि इन दोनों में एक की समाप्ति पर ही
दूसरे को बचाया जा सकता है। तो इन विकट परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? वो औसत जापानी कहता है कि हम अपने पिता को समाप्त करके अपने पंथ बौद्ध को बचाएंगे। मतलब कि उसकी नज़रों में पंथ बौद्ध का महत्व अपने पिता से बहुत ज़्यादा है। फिर उससे पूछा गया कि एक प्रश्न और है, और जो कि उससे भी अधिक विकट है, कि आपके सामने आपका पंथ बौद्ध है और आपका राष्ट्र जापान है। तो उसमें भी विकटता इसी बात की है कि एक की समाप्ति पर ही दूसरे को बचाया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? तो वो औसत जापानी कहा कि हम जरा भी देर नहीं लगाएंगे, उससे भी बहुत कम समय लगाएंगे। हम अपने पंथ बौद्ध को समाप्त करके अपने राष्ट्र जापान को बचाएंगे। देखिए, तो एक औसत जापानी के लिए यदि ऐसी परिस्थिति पड़ी, ऐसी आवश्यकता पड़ी, तो अपने पिता से अधिक महत्व देते हैं अपने पंथ बौद्ध को, और अपने पंथ बौद्ध से बहुत अधिक महत्व देते हैं, बहुत ऊंचा समझते हैं अपने राष्ट्र जापान को। अपने यहाँ देखिए, हर बात हिंदू सनातन, हिंदू सनातन, हिंदू सनातन, इस्लाम इस्लाम, कुरान कुरान करने वाले, उनसे भी पूछा जाना चाहिए यही सवाल। ये सवाल बिल्कुल एक वाजिब है और माकूल जो है, मैंने एक वाजिब सवाल है कि ये हिंदू सनातन की रट लगाने वाले, इस्लाम और कुरान की रट लगाने वाले, इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या ऐसी मान लीजिए परिस्थिति पड़ जाए, ऐसी आवश्यकता पड़ जाए देश को, तो क्या अपने हिंदू सनातन को भी नष्ट करके राष्ट्र भारत को भी बचाएंगे? और ऐसा ही प्रश्न जो है, जो हमारे इस्लाम आस्था के जो कट्टरवादी तत्व हैं या ये इस तरह के तत्व हैं, उस या सबसे पूछा जाना चाहिए कि क्या ऐसी परिस्थिति आए, परिस्थिति मजबूर करे, आवश्यकता पड़े, तो क्या अपने इस्लाम पंथ को नष्ट करके इस मुल्क भारतवर्ष को बचाएंगे? और ऐसा ही प्रश्न जो है दूसरी जो आस्था है, ईसाई पंथ है, सिख पंथ है और भी पंथ है, कि आवश्यकता पड़ने पर क्या अपने ईसाई पंथ को समाप्त करके इस राष्ट्र भारत को बचाएंगे, या अपने सिख पंथ को समाप्त करके क्या इस राष्ट्र भारत को बचाएंगे? ये एक वाजिब सवाल जो है हर एक भारतीय भाई बहन से पूछ करके उनकी मानसिकता को झिकझोरने की आवश्यकता है, उसको ब्रेन स्टार्मिंग करने की आवश्यकता है, और बहुत जरूरी है। तो इन बातों को समराइज करते हुए, इन बातों को का निचोड़ लाते हुए, और भारतीय अवाम ताकत दल इस बात पर बराबर बल देता है कि जो भी हमारी थिंकिंग है, जो हमारी सोच है, वो हमारी कंपोजिट होनी चाहिए, वो हमारी साझा होनी चाहिए, हमारी सोच साझी, और इसी आधार पर अपना ये भारत का संविधान भी बना है। और इसी की वकालत हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी भी कहा करते थे कि हमारा समाज एक जातिहीन समाज होना चाहिए, मतलब उसकी एक ही जाति होनी चाहिए, मतलब हमारी सोच साझी होनी चाहिए, शेयर्ड या कंपोजिट। तो हमारी थिंकिंग, हमारी सोच कंपोजिट, और हमारे वैल्यूज वो भी कंपोजिट, और गंगा जमुनी तहजीब, साझी विरासत, साझा इतिहास, साझी संस्कृति, कुल मिलाकर हमारी एक साझी सोच और साझी समझ, यह हमारे देश के लिए बहुत ही अमूल्य और कीमती दृष्टिकोण और सोच है। इस सोच को तबाह करने के लिए खास करके जो पांथिक ठेकेदार हैं, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के भी
और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के भी, और भी इन्हीं के देखा देखी अन्य पंथों के जो ठेकेदार हैं, इसी को तबाह करने में, यानी साझी सोच को ठेंगा दिखा करके जो है देश में नफरत फैलाने, और शायद नफरत जो फैलाने का जो वो उनका क्रम है, निश्चित है कि जो भारत विरोधी ताकतें हैं, या जैसे कि जॉर्ज सोरोस का नाम लिया गया है, इन्हीं से फंडिंग लेकर के हमारे देश में, देश के खिलाफ हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए नफरत फैलाने का ये षड्यंत्र गतिविधि हमेशा वो चला रहे हैं। तो उन्हीं में से एक है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का कुछ वीडियो देखा गया है। वो कहता है कि हमारे देश में भाईचारा क्या होता है। देखिए, वो सीधे प्रहार करता है जिस भाईचारे की इस देश में इतनी बड़ी आवश्यकता है, और हमारा देश जो है कितने बड़े बिखराव से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है, और उसका शिकार हो गया है। ऐसे दौर में वो भारत विरोधी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कह रहा है कि भाईचारा क्या होता है, वो भाईजान हो गए और हम चारा बन गए। इस तरह से उसका उपहास करता है। गंगा जमुनी तहजीब क्या होती है। तो जो हमारी साझी सोच होनी चाहिए, उसकी ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग उसकी मुखालफत करते हैं। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अकेला नहीं है, उसके साथ भी एक गिरोह है, एक संगठन है, इसमें आरएसएन सिंह और भी लोग हैं। आरएसएन सिंह अरा के अधिकारी रहे हैं, काफ़ी उनकी जानकारी है, उनकी जानकारियाँ बहुत देश के लिए कीमती हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है फिर जाकर के हिंदू सनातन के गड्ढे में ही गिरते हैं। तो जिसको देश की पड़ी है, जिसको इस राष्ट्र की पड़ी है, वो अपने को पंथ से दूर रखता है। और आरएसएन सिंह जैसे लोग और भी लोग होंगे, वो भगत सिंह से जरा प्रेरणा ले कि भगत सिंह इन्हीं पचड़ों से दूर रहने के लिए वो नास्तिक बन गए थे। चंद्रशेखर आजाद वाकई में वो चंद्रशेखर तिवारी थे। तिवारी उपाधि को उखाड़ फेंक करके उन्होंने अपनी उपाधि जो है आजाद के रूप में रखी। तो इन बातों का ये संकेत है, एक उपदेश है, एक जो है एक प्रेरणा है कि पंथ से दूर रहिए। जहां देशभक्ति का सवाल है, बस देश सर्वोच्च है बस। और यदि पंथ की कोई बात करे भी, तो पंथ की उपयोगिता इसी में है कि हमारा ये मुल्क कैसे मजबूत हो, यही कसौटी है उसके लिए। तो इस पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के माने उस तबके में ऐसे लोग हैं। जीडी बख्शी भी हैं शायद। जीडी बख्शी जो है बहुत कुछ सुभाष चंद्र बोस के विषय में कहते हैं, लेकिन जीडी बख्शी को भी जानना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस का महत्व देश सामने तब आ पाएगा, जीडी बख्शी महोदय, जब आप जैसे लोग इस मोहनदास करमचंद गांधी को गद्दार के रूप में बेनकाब करेंगे, और वहीं पर आपकी कायरता दिखती है। मोहनदास करमचंद गांधी को गद्दार के रूप में जो बेनकाब आप नहीं करते हैं, यही कायरता दिखाती है। तो सिर्फ जो है सुभाष चंद्र बोस का नाम लेने से कुछ नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस के महत्व को किसने कम किया, उनकी देशभक्ति के महत्व को किसने कम किया, किसने उसको जो है वो अपना जो है राजनीतिक जो है प्रतिद्वंदी माना, और कैसे कैसे उनको रास्ते से हटाया गया, कैसे कैसे उनकी हत्या कराई गई। तो ये सब देश के गद्दार हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जब तक उनको अच्छी तरह से बेनकाब करके उनको उनके जो पात्र स्थान की वो गद्दार हैं वहां पर लाया नहीं जाएगा जीडी बख्शी महोदय, तब तक सुभाष चंद्र बोस जैसे माने परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महानता, उनकी महत्ता, उनका योगदान, उनकी देशभक्ति लोगों के सामने आ नहीं पाएगी।
तो ये सबसे बड़ी गलती जो है जीडी बख्शी जैसे लोग करते हैं कि वो जब बेनकाब करना होता है इसको गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू को, तो बिल्कुल जो है वो कायरता दिखाते हैं। ये हालत है जीडी बख्शी जैसे लोगों का। तो इसी तर्ज पर, इसी लाइन पर लोगों को जगाने के लिए और लोगों की मानसिकता को पहचानने के लिए और लोगों की मानसिकता को शुद्ध करने के लिए, बदलने के लिए भारतीय जनता दल ने हमारे जो महान संत रहे हैं, माने कबीरदास, नानक जी, रामकृष्ण परमहंस, सूफी संत रविदास इत्यादि, और हमारे ये जो महात्मा रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब, और हमारे जो अमर शहीद जैसे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू इत्यादि। तो इनके महत्व को यदि सामने लाना है और इस तरह की मानसिकता जो है वो पैदा करनी है और वो जज्बा को पैदा करना है, तो भारतीय जनता दल ने एक मानदंड बनाया हुआ है, एक पैमाना बना हुआ है, या उसको कसौटी भी कह सकते हैं कि ये है कि हमारा राष्ट्र भारतवर्ष सबसे ऊंचा हमारा, प्राथमिकता में सबसे पहले राष्ट्र भारतवर्ष, उसके बाद हमारी अवाम, अपने भारतीय भाई बहन, अपने भारतीय अवाम, अपने भारतीय भाई बहन, दो हो गए। तीसरा हुआ हमारा भारत का संविधान, और चौथा है हमारी साझी सोच और साझी समझ कि हर मूल्य में वो साझी सोच, गंगा जमुनी तहजीब इत्यादि। तो ये चार चीज हो गई, राष्ट्र भारतवर्ष, इसके बाद हमारी भारतीय अवाम, इसके बाद जो है भारत का संविधान, इसके बाद हमारी साझी सोच, जो कि किस पर आधारित है, हमारी कंपोजिट कल्चर पर, कंपोजिट हिस्ट्री पर, कंपोजिट हेरिटेज पर, और हमारी कंपोजिट अंडरस्टैंडिंग और कंपोजिट थिंकिंग, इस पर आधारित है हमारी साझी सोच, शेयर्ड वैल्यूज पर, और जिसका दूसरा नाम है गंगा जमुनी तहजीब। तो ये चार चीज हो गई। अब हमारे भारतीय भाई बहनों से पूछा जाना चाहिए कि आप अपने हिंदू सनातन पंथ को या इस्लाम पंथ को या ईसाई पंथ को या सिख पंथ को या किसी पंथ को आप कहाँ पर रखते हैं इन चारों की अपेक्षा। जो ये कहता है कि हमारा पंथ तो जो है वो देश से ऊपर है, जो ये कहता है कि हमारा पंथ तो जो है आवाम से भी ऊपर है, जो ये कहता है कि हमारा पंथ संविधान से भी ऊपर है, जो ये कहता है कि हमारा पंथ तो साझी सोच के ऊपर है, तो उसका दृष्टिकोण और वो व्यक्ति इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन जो ये कहता है कि नहीं भाई हमारा पंथ जो है इन चार चीजों की उसके वरीयता पांचों पर आती है, वही दृष्टिकोण इस देश के लिए उपयोगी है। जो चार चीजें की बात मैं वो फिर से कह दे रहा हूं। हमारा राष्ट्र भारतवर्ष, हमारे भारत के लोग यानी हमारे आदरणीय भारतीय आवाम, इसके बाद भारत का संविधान, इसके बाद साझी सोच, शेयर्ड थिंकिंग, शेयर्ड वैल्यूज, इसके बाद वो अपने पंथ को रखता है। वही दृष्टिकोण हमारे देश के लिए उपयोगी हो सकती है। और जो सोच, जो थिंकिंग, जो दृष्टिकोण, मतलब कि वो जो दृष्टिकोण जो साझी सोच के ऊपर रखती हो,
या भारत के संविधान के ऊपर रखती हो, या अपने आदरणीय भारतीय आवाम के ऊपर रखती हो, या देश के ऊपर रखती हो। ऐसी सोच हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है और भारत विरोधी है। तो इसी प्रकार जो है सभी भारतीय भाई बहनों की दृष्टिकोण को, उनकी सोच को परखना होगा और इसी रूप में ढालना होगा कि जो भी पंथ है उसके वरीयता 5वें स्थान पर है। इसको और विस्तार से हम बताएंगे, तभी अपने देश में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति भी आएगी और इन गद्दारों को, जीएनपीसी जैसे गद्दारों को पहचानने में आसानी होगी और इस बीजेपी को भी पहचानने में आसानी होगी किस प्रकार देश के गद्दारों की वो ये बचा रही है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।